हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए 1.2 का बनाने जा रहा हूँ। 1.2 यानी 1.1 का इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने बताया गया था और उसमें था कि मतलब कोई भी पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6+2, 6q+3 के रूप का होता है। तो उसमें दो टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो उसी से सारा चैप्टर बन जाता। उसके बाद अब आप लोगों का ये वीडियो जो बन रहा है 1.2 का है, जो कि आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय है, अंक गणित का ये प्रमेय है। उसी आधार पे ये 1.2 चैप्टर आप लोगों का चलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का ये चैप्टर है, याद रखना है 1.2 इस चैप्टर से। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो बेसिक इसमें नॉलेज होना चाहिए वो बेसिक नॉलेज हम पहले दे देते हैं। बेसिक नॉलेज का मतलब हो गया कि आप लोगों को इस चैप्टर के लिए आप लोगों को सबसे पहले अभाज्य संख्या जानना होगा, भाज्य संख्या जानना होगा। भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या बोलते हैं। और उसके बाद अभाज्य गुणनखंड जानना होगा। और अभाज्य गुणनखंड के बाद हम लोग जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग कैसे मौसो यानी कि एचसीएफ निकाल सकते हैं, फिर एलसीएम निकाल सकते हैं, फिर फार्मूला से एचसीएफ एलसीएफ कैसे निकालते हैं, वो सारा टॉपिक इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए स्टार्ट पहला देखिए क्या है। पहला हम लोग ले लेते हैं अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या है? तो प्राइम नंबर में अभाज्य संख्या में क्या है? देखिए, वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। ठीक है, मात्र दो गुणनखंड वाले जितने भी संख्याएं होती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम 2 का गुणनखंड लेते हैं, ठीक है, 2 का गुणनखंड होगा 1 और 2। अगर हम 3 का गुणनखंड लेते हैं तो हो जाता है 1 और 3। अगर हम 4 का गुणनखंड लेते हैं, 4 का गुणनखंड होगा 1, 2 और 4। तो हम देख रहे हैं क्या कि इसमें 2 ठो किस्में हैं। तो 2 ठो गुणनखंड हो गया आपका इसमें और इसमें, लेकिन इसमें क्या ठो है? 3 गुणनखंड। ये 3 गुणनखंड वाला है। तो जो 2 से ज़्यादा है यानी कि ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है। और ये दोनों क्या है? अभाज्य है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट हुआ कि ऐसी संख्याएं जिसका 2 गुणनखंड, मात्र 2 गुणनखंड यानी कि 2 टेबल से ही वो विभाज्य होगा, यानी 1 से विभाज्य होगा, 2 से। 3 क्या है? 3 से 1 और 3 से ही विभाज्य होगा। लेकिन अगर हम लोग 4 का लेते हैं, 4 1 से भी कट सकता है, 2 से भी और 4 से भी। इसलिए सारा का सारा जो 4 का गुणनखंड है, ये 4 का गुणनखंड क्या होगा? मतलब 3 हो गया। इसलिए ये क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। इसके बाद दूसरा आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में क्या होगा कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। भाज्य संख्या कहलाता है। तो वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाता है। तो भाज्य संख्या में क्या क्या आएगा? भाज्य संख्या में जैसे कि 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब क्या होगा? जैसे 6 के गुणनखंड अगर हम लेते हैं, 6 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 3, 6। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका कितना गुणनखंड हो गया? 2 से ज़्यादा यानी 4 गुणनखंड है। तो 4 गुणनखंड होने के वजह से ही ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, अब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इसका लास्ट एक टॉपिक इसमें आ जाता है तीसरा, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड।
जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, जब हम किसी संख्या को, कोई संख्या है मेरे पास, तो यहाँ आंसर इस तरह से याद रखना है आपको कि किसी संख्या को जब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सके। जब कह रहा है कि किसी अभाज्य, जब किसी संख्या को, जब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाए, माने लिखे अगर हम उस तरह से, तो यह अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि 40 लिखते हैं, ठीक है, अब इस 40 का हम अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो कैसे होगा, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। अभाज्य संख्या का वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड है, 2 मतलब 2 टेबल से ये कटता है, एक से और खुद अपने आप से। तो अगर ऐसी संख्या है तो अभाज्य है, और 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाएगा तो अभाज्य नहीं होगा। तो अभाज्य नहीं होगा तो किस कैटेगरी में आ जाएगा, भाज्य संख्या में। और भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम क्या है, संयुक्त संख्या। तो यहाँ लिखेंगे संयुक्त संख्या भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है अभाज्य गुणनखंड, तो बताया आप लोगों को किसी संख्या को जब अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखे तो यह अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब अभाज्य गुणनखंड को हम लोग बना के देखते हैं कैसे बनता है। देखिए 40 है, अगर हम इसको 8 से कटा दें तो 8 पंचे 40 कटता है, जबकि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत होगा, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है इसका, यहाँ 40 ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक, कैसे गलत है, क्योंकि हम इसको किससे विभाज्य किए, किससे कटाएं, 8 से कटाएं, जबकि उसको 8 से नहीं कटाना है, हम लोगों को कटाना है भाज्य संख्या से। जब अभाज्य संख्या से जब भी कटाएंगे अभाज्य संख्या से, और 8 हम जान रहे हैं कि अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको हम लोग किससे कटाएंगे, यानी 40 को 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से। हाँ, तो इसमें क्या है कि 40 जो है, 40 का जो हम लोग अब लिखेंगे तो होगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब का सब क्या है, अभाज्य संख्या। तो जब अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में इस 40 को लिखेंगे तब यह क्या हो जाएगा, सही। यानी ये आंसर सही है, वो गलत है, उस तरह से लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय, उसी से सारा कुछ सीखेंगे। तो यहाँ टॉपिक होगा आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय। ठीक है, आधारभूत अनुपातिक, देखिए आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक में क्या करते हैं, आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय में सबसे पहले हम लोग इस प्रमेय को समझते हैं कि इस प्रमेय का डिफिनीशन क्या होता है। इसमें क्या है कि इसमें किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, किसी भी भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या, अभी जस्ट आपके बगल में यहाँ दिखाया गया है कि 40 क्या है, 40 एक अभाज्य संख्या है, 40 क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक,
और इस भाज्य संख्या को हम लोग क्या किए हैं, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखे हैं। अभाज्य संख्या का गुणनफल, अभाज्य संख्या का गुणनफल। तो ध्यान से देखिए आप कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिए। तो यही चीज़, यही उदाहरण बता रहा है इसमें कि यह आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय है। तो इस आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से हम लोग अब सीखेंगे एचसीएफ निकालना, एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना। इससे सीखने के बाद मतलब क्या है, ये दूसरा टॉपिक है। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोग पढ़े, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप 1.1 बनाए।